हाँ, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में तुम्हें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले एक चीज़ देखो, ये हमारा क्या है, मान लो इधर डायरेक्शन में हमारा कुछ भी चीज़ है, कुछ भी चीज़ हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, फोर्स है, कुछ भी मैंने फोर्स मान लिया। ये फोर्स इसकी कौन सी डायरेक्शन, एक तो होता है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है इसका वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल का मतलब बीटा, वर्टिकल का मतलब उठा हुआ कंपोनेंट। मान लो ये एंगल क्या दे रखा, थीटा दे रखा, तो हमेशा ध्यान रखना जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ना वो क्या होगा, एफ लिख दो पहले, एफ लिख दिया। अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ना वो कॉस थीटा होता है, क्या होता, कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, ठीक है। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है ना वो क्या होता, एफ साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होता है, वर्टिकल कंपोनेंट हमारा एफ साइन थीटा होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन देखो क्या है, इट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द सरफेस इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। इसका मतलब यह है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब यह है कि एक सरफेस है ना, उस सरफेस से कितनी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही, उस सरफेस से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी जा रही, वो होती है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता। और वो कहीं जानी चाहिए, मान लो सरफेस ऐसा ना, ये सरफेस ये, तो उस सरफेस के नॉर्मल जानी चाहिए। नॉर्मल का मतलब उससे परपेंडिकुलर जानी चाहिए, ऐसे नहीं जानी चाहिए, ऐसे नहीं जानी चाहिए, कहीं जानी चाहिए, ऐसे जानी चाहिए, बिल्कुल ऐसे नहीं जानी चाहिए, नहीं जानी, नहीं जानी, कहीं जानी चाहिए, बिल्कुल सीधा, ठीक है। तो क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि कैसे पास करें सरफेस से, नॉर्मल पास करें, परपेंडिकुलर पास करें। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री के पास करें, ये हो गया ना, कितने डिग्री हो गया, 90 सरफेस एरिया इसका, ये 90 बन गया। अब देखो ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड ले रही, इलेक्ट्रिक फील्ड ले रही, इलेक्ट्रिक फील्ड ले रही, इलेक्ट्रिक फील्ड ले रही। अब इसका एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होता, एरिया वेक्टर होता हमारा, ये हमारा सरफेस है, एक सरफेस है, तो इसका एरिया जिस साइड को होगा उसे कहते हैं एरिया वेक्टर। इसका एरिया का वेक्टर जिस साइड को होगा उसे कहते हैं एरिया वेक्टर। मान लो एरिया वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं, डी एस से, किससे, डी एस से। देखो मान लो एरिया वेक्टर ऐसा है डी एस, ये एंगल दे रखा कितना, थीटा दे रखा, तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डी एस कॉस थीटा। ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी एस साइन थीटा, डी एस कॉस थीटा, डी एस साइन थीटा। अब देखो, अब निकल का फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ से, डी फाई का मतलब छोटा सा फ्लक्स, क्या होगा, छोटा सा फ्लक्स कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधी है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधी है, और डीएस का कंपोनेंट सीधा वाला कौन सा, डीएस का कंपोनेंट सीधा वाला कौन सा, डीएस कॉस थीटा, डीएस कॉस थीटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन में है, डीएस कॉस थीटा तो है ना, जो उसके परपेंडिकुलर है वो कौन सा, डीएस कोड, डीएस साइन कोड, डीएस साइन थीटा, साइन थीटा, हाँ, डीएस कॉस थीटा। अब मान लो ये तो हमारा छोटा फाई, ये तो हमारे क्या निकल गया, छोटा सा फ्लक्स कितना है, हमें टोटल फ्लक्स चाहिए ना। हमेशा ध्यान रखना जब भी किसी चीज़ को टोटल निकालना हो ना, तो उसे क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर जो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट क्या होता, ये होता, ये हो गया इंटीग्रेट, इंटीग्रेट ई डी एस कॉस थीटा। हमें तो ध्यान रखना इंटीग्रेट का मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ों को लेके बड़ी चीज़ बनाना, क्या लेके, छोटी छोटी चीज़ों को लेके बड़ी चीज़ बनाना। तो डी फाई छोटा है हमारा, ये डी फाई छोटा छोटा बड़ा बड़ा करते करते जितना पूरा डी फाई है टोटल आ जाएगा, तो कितना फ्लक्स आ जाएगा हमारा, जितना टोटल फ्लक्स है ना वो आ जाएगा। और साथ में क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा, जो सेम है मैंने वो सब वैसे का वैसे लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान रखना कि क्या ध्यान रखना, हमारे एक दो टाइप के स्केलर प्रोडक्ट होते हैं, दो टाइप के वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है हमारा स्केलर प्रोडक्ट जिसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। उसमें क्या होता है, देखो मान लो कोई सी चीज़ ऐसी है, ए डॉट बी लिखी, ए डॉट बी लिखी, इस डॉट का मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि क्या है हमारा, यह है हमारा डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं ना हम, तो क्या लिखते हैं, ए लिख दिया, दूसरा क्या है बी लिख दिया। अब डॉट हट जाएगा यहाँ से, हमने हटा इसका फॉर्मूला लगा दिया कॉस थीटा। ए बी, ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ए बी कॉस थीटा। और थीटा क्या होता, ए और बी के बीच का एंगल होता, क्या होता है थीटा, ए और बी के बीच का एंगल। मान लो ए एरिया बी एरिया, ए एरिया बी एरिया, उसके बीच का एंगल थीटा है। तो थीटा कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, ठीक है। तो अब देखो जरा यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ये डी एस कॉस थीटा लिखा, तो यानी कि ये तो लिखा, क्या लिखा है यहाँ पे, फाई इज इक्वल टू है ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन साइन वैसे का वैसे लगा दिया।
अब मैं अगर ई डी एस को खोलना चाहूँ, ई डॉट डी एस खोलना चाहूँ, तो पहला वाला ई तो ऐसा कैसे लिख दूंगा, लिख दिया ई ऐसा कैसे, लिख दिया ई ऐसा कैसे, डी एस आगे डी एस ऐसे कैसे लिख दिया, कॉस थीटा आ जाएगा, डी और ई और ई डी एस के बीच में एंगल आ जाएगा, क्या है ई और डी एस के बीच का एंगल कितना, थीटा आ गया, ई डी एस कॉस थीटा। तो मैंने इसके फॉर्मूला को उल्टा लगा दिया कि इससे हम ये ऐसे इस फॉर्मूले से हम ये बना सकते हैं और इससे ये ला सकते हैं हम। तो ये क्या हो गया हमारा फाई का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया, इंपॉर्टेंट है, क्या है ई डी एस कॉस थीटा। क्या है फॉर्मूला फाई का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है ई डी एस कॉस थीटा। फाई का मतलब, फाई का क्या है यहाँ मतलब इलेक्ट्रिक, क्या है फाई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ई का मतलब क्या है यहाँ पे, ई का मतलब क्या है भाई इधर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। डी एस का मतलब क्या है यहाँ पे एरिया वेक्टर, ठीक है। ये भी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना हमेशा कोई दो वेक्टर चीज़ का होता है, क्या किसका होता है, और वेक्टर चीज़ के ऊपर क्या लगाते हैं, ये एरो लगाते हैं कि वो चीज़ वेक्टर है। वेक्टर का मतलब उसके पास डायरेक्शन भी है, ठीक है। और जब हम इस पे जाते हैं, इससे जब ये फॉर्मूला लगाते हैं ना, मान लो ये ई डॉट डी एस लिखा वेक्टर चीज़ है, इनका फॉर्मूला जब भी लगेगा जब ये दो वेक्टर चीज़ होंगे, ठीक है। और जब इनका फॉर्मूला लगाएंगे हम तो ई डी एस कॉस थीटा आ जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना जब फॉर्मूला लगाते हैं ना तो वेक्टर से स्केलर में जाती चीज़ें, वेक्टर से स्केलर में जाती है। हट गया इसके ऊपर कह रहे हो, इसके ऊपर कह रहे हो हट गया ना, तो ये हो गया हमारा हिसाब, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दो कॉस की वैल्यू याद रखनी, ठीक है। कॉस 0 क्या होता 1, ठीक है। कॉस 90 क्या होता 0, ठीक है। साइन 0 क्या होता 0, साइन 90 क्या होता 1। कॉस में साफ उल्टा होता ना, कॉस 0 1 हो जाता, साइन 0 0 हो जाता, साइन 90 1 हो जाता, कॉस 90 0 हो जाता, ठीक है। अब ये दो चीज़ देखो यहाँ पर, तो केस 1 देखो, जब ये इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाए 0 हो जाए। दो चीज़ के बीच का एंगल, कोई दो चीज़ें हैं मान लो, एक ये है मैंने मान लिया ए मान लिया, ठीक है। एक ये मान लिया ए मान लिया, एक क्या मान लिया मैंने ये बी मान लिया। इन दोनों बीच के एंगल थीटा है, इन दोनों बीच के एंगल मुझे 0 करना हो। इन दोनों के बीच के एंगल जब भी तो 0 होगा जब एक दूसरे के ऊपर लेट जाएंगे, बी बी ऐसा हो जाए ए बी ऐसा हो जाए, तो एंगल ही तो बनने का। एंगल बनने के लिए तो इधर जाना पड़ेगा जब भी तो एंगल बनेगा। एंगल कब नहीं बनने का, जब ए बी यहाँ आ गया और बी भी कहाँ गया इसके ऊपर ही आ गया। जब एंगल कितना हो जाएगा थीटा कितना आ गया 0 डिग्री। कब होगा एंगल 0 डिग्री, जब जो एक वेक्टर दूसरा वेक्टर का लेट जाएगा उसके ऊपर कोई है, तो कब होता है वो क्या होता है एंगल थीटा 0 हो जाता। अब देखो व्हेन थीटा इज इक्वल टू है 0, थीटा 0 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किससे परपेंडिकुलर हो गई टू दी सरफेस के। डी एस भी सीधा ही है, डी एस भी सीधा ही है और ई भी क्या है सीधा ही है, डी भी सीधा आ गया ई भी सीधा आ गया, तो एक दूसरे के ऊपर लेट गए तो क्या हो गया यहाँ पर थीटा 0 हो गया। डी एस था यहाँ पे और थीटा बना होता, और 0 करने के लिए इसे डी एस को इसके ऊपर को लेटा दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड जो सीधी थी 0 हो गया। अब मेरी बात समझ रहा, इसका फॉर्मूला क्या था फाई का फॉर्मूला ई डी एस कॉस थीटा था, ई डी एस कॉस थीटा था। अब कोई चीज़ ज़्यादा कब होगी, ये देखो जरा, ई डी एस कॉस थीटा था फॉर्मूला इसका, कॉस थीटा। जब एंगल 0 हो गया, जब एंगल थीटा 0 हो गया तो यहाँ पे हम 0 रख देंगे, कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0, कॉस 0 क्या होता 1, तो क्या बन गया फॉर्मूला फाई कितना आ गया ई डी एस आ गया, ई डी एस आ क्या गया ई डी एस आ गया, कॉस थीटा क्या हो गया 1, और इंटीग्रेशन तो है वो रह गई, इंटीग्रेशन तो रह गई, ये रही इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ये रही, ठीक है, ये तो रह गई। अब मानो मैंने एक दूसरे के बीच का एंगल क्या रख दिया, मान लो सरफेस ऐसा है, ये सरफेस, इसका एरिया वेक्टर सीधा होगा। हमेशा ध्यान रखना एरिया वेक्टर ना सीधा होता सरफेस के, क्या होता एरिया वेक्टर हमेशा सीधा होता सरफेस के, ठीक है। तो एरिया वेक्टर ये हो गया। अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही, ऐसे जा रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है ई डी एस कॉस थीटा, थीटा 90, कॉस 90 क्या होता कॉस 90 कॉस 90 0, तो ई डी एस मल्टीप्लाई बाई 0, 0 की किसी की मल्टीप्लाई 0, कॉस 90 0, 0 की किसी की मल्टीप्लाई 0, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, यहाँ वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया इस केस में, जब 90 था 0 आ गया, और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 एंगल था तो कितना आ गया ई डी एस आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब
थीटा 0 डिग्री होता ना तो हमारा फाई कितना आता, मैक्सिमम आ जाता, क्या आता मैक्सिमम। और जब हमारा थीटा 90 हो जाता ना तो हमारा कितना आ जाता हमारा मिनिमम। मिनिमम का मतलब मिनिमम तो आ ही गया, जब कोई चीज़ जीरो आ गई तो उससे मिनिमम ही हो गई वो, जब कोई चीज़ जीरो आ गई तो मिनिमम हो गई। और यहाँ पे क्या आया था, ईडीएस आ गई थी, ईडीएस मतलब कुछ तो कुछ वैल्यू निकल के आ गई, कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकल के आ गई, तो मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू हो गई। और थीटा 0 का मतलब मिनिमम वैल्यू, हमेशा ध्यान रखना, थीटा 0 पे मैक्सिमम वैल्यू, थीटा 90 पे मिनिमम वैल्यू, ठीक है। गॉस थ्योरम अब क्या है, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है इलेक्ट्रोस्टैटिक की, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम गॉस थ्योरम। क्या है गॉस थ्योरम? इट स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, कोई भी शेप का हो सकता, एंड क्लोजिंग का चार्ज इज इक्वल टू दी 1/ε0, इसे कहते हैं ε0 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एनक्लोज। समझो इसका मतलब क्या है। ये थ्योरम क्या स्टेट करती है, ये थ्योरम ये स्टेट करती है कि टोटल फ्लक्स जो है ना, ये पूरे क्लोज सरफेस है, पूरा बंद सरफेस है ये थ्योरम ये स्टेट करती है कि किसी भी क्लोज सरफेस में उसका शेप कुछ भी होना चाहिए, शेप इसका कुछ भी शेप है इसका, कुछ भी उल्टा सीधा शेप है इसका शेप कुछ भी हो, ये क्या कर रही है, चार्ज को एक इनक्लोज कर रही है। एनक्लोज का मतलब इसके अंदर चार्ज कंटेन है, एक चार्ज है इसके अंदर, है ना। तो ये थ्योरम ये स्टेट करती है कि जब एक क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज है तो उसके अंदर से फ्लक्स जो आएगा ना, उसके अंदर फ्लक्स जो आएगा ना, फ्लक्स वो क्या होता, उस चार्ज के मल्टीप्लाई टाइम्स चार्ज टाइम्स 1/ε0। ये थ्योरम ये स्टेट करती है, दोबारा बता रहा हूँ, कि फ्लक्स जो होता है ना किसी भी एक एनक्लोज सरफेस में, क्या होता, वो चार्ज मल्टीप्लाई बाई 1/ε0 होता, ठीक है। और ऊपर से मैंने क्या बताया था फाई का फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, दो वेक्टर का डॉट कर दो क्योंकि ई डी एस कॉस थीटा ये हो गया, ई डॉट डी एस, ई डी एस इनके बीच का एंगल कॉस थीटा, साइन हट जाता है वेक्टर का, बताया था। तो यहाँ फाई का फॉर्मूला क्या है, ई डॉट डी एस इंटीग्रल का, यहाँ फाई का फॉर्मूला क्या है, Q/ε0, ये तो बन गया यो, क्योंकि मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, Q/ε0 बन गया यही, यो भी फाई का फॉर्मूला है, यो भी फाई का फॉर्मूला है, तो जब यो फाई का फॉर्मूला है, यो फाई का फॉर्मूला है, तो यो और यो भी तो बराबर हो जाएंगे। तो इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस किसके इक्वल हो गया, Q/ε0 के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जगह अगर डेरिवेशन आ गए 3-4 उनमें ये इस्तेमाल होगा बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। देखो अब क्या है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, क्या है, हमने गॉस थ्योरम पढ़ी ना पीछे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू है, क्या था, इज इक्वल टू Q/ε0, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू Q/ε0। तो अब उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। क्या है एप्लीकेशन, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, लाइन चार्ज है ना हमारे ये लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज प्लस 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 इसके ऊपर चार्ज लगा, पूरी एक लाइन है उसके ऊपर क्या है हमारा चार्ज है, तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। तो पहले हम किसके निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। तो कंसिडर अ थिन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, क्या करेंगे, लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन पकड़ेंगे, ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का मतलब ये ऊपर भी चलती जा रही और ये नीचे की तरफ भी चलती जा रही, ठीक है, इनफाइनाइट है ये बना दिया मैंने, इनफाइनाइट ऊपर भी पूरी अनगिनत है, नीचे से भी अनगिनत है पूरी, ठीक। तो कंसिडर अ लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन ऑफ चार्ज, काहे की बनी हुई है, चार्ज की है, इसके ऊपर चार्ज है, हैविंग अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा। टू फाइंड क्या निकाल लिया मैं, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट पी पे एक पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। एट डिस्टेंस आर दूरी पे, इससे आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ड्रॉ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल अबाउट लाइन चार्ज एट इट्स एक्सिस। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो ना, गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके हमें पहले सबसे पहले बनाना पड़ेगा गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है कि वो हम किसकी तरफ बनाते हैं, किसके चारों तरफ बनाते हैं, जो हमारा चार्ज है ना उसके चारों तरफ बनाते हैं, और वो इस तरीके से बनता है कि हमारा जो चार्ज है ना उसे पूरा ढक देता है, जो चार्ज है उसे पूरा ढक देता है। तो इसे पूरे चार्ज को ढकने के लिए हमें सिलेंडर तो बनाना पड़ेगा, एक सिलेंडर तो बनाना पड़ेगा इसे पूरे चार्ज को ढकने के लिए। तो हमने क्या बनाया, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो इसे क्या कहेंगे, ये जो हमने सरफेस बनाया ना इसे कहेंगे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। टाइमर को सीधा रखा, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस माना हमने, क्या माने, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्या है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर, इसकी रेडियस क्या है गॉसियन सरफेस की, आर रेडियस है इसकी है रेडियस, एंड लेंथ एल, इसकी लेंथ कितनी है पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ इसकी लेंथ इसकी एल हो गई। अबाउट लाइन चार्ज एट इट्स एक्सिस, अब इसकी एक्सिस पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, ये क्या है एक्सिस है इसकी एक्सिस, ये लाइन है ना लाइन, तो उसकी एक्सिस कौन सी हो गई, ये हो गई इसकी एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स
पासेस थ्रू सर्कुलर सरफेस विल बी। अब देखो हमें पार्ट में डिवाइड करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दोनों सर्कुलर सरफेस से कितने निकलेगा और इसके कर्ड सरफेस है, ये कर्ड सरफेस है ना, कर्ड वाला सरफेस। सिलेंडर किस तरीके से होता, सिलेंडर हमारा इस तरीके से होता, सिलेंडर देखो ना ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके होता सिलेंडर। तो उसके सिलेंडर के एक दो सर्कुलर सरफेस होते हैं, एक ऊपर वाला सरफेस एक नीचे वाला सरफेस। तो हम पहले बात करेंगे जो उसका सर्कुलर सरफेस है ना दोनों, उनसे कितना फ्लक्स पास करेगा, और इसका कट सरफेस जो है ना, ये कट सरफेस यो चारों तरफ का सरफेस जो है इसका, वहाँ से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता हमारा, गॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds डी एस, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। cos theta जब थीटा 90 हो जाएगा, कॉस 90 जीरो होता, तो हमारा फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 0 ठीक है। अब देखो हमेशा ध्यान रखना सरफेस है ना, तो मैंने बताया था जो सरफेस होता हमेशा एरिया वेक्टर जो होता है ना उसके परपेंडिकुलर होता। सरफेस ऐसा है तो एरिया वेक्टर ऐसा, सरफेस ऐसा है तो एरिया वेक्टर ऐसा, सरफेस ऐसा है तो एरिया वेक्टर ऐसा। ठीक है, समझे। तो सरफेस कैसा, कर्व्ड है, ऐसा है, तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ। ठीक है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी सेम ही रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही है, ऐसे 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 हर पूरे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही, और एरिया वेक्टर इसका ऊपर को है, तो कितने का एंगल बना दिया, 90 डिग्री का। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और हमेशा एरिया वेक्टर कितना होता है, परपेंडिकुलर होता, तो परपेंडिकुलर। इधर भी 90 का बना रहे कट सरफेस, इधर भी 90 का कट सरफेस बना दिया, तो फ्लक्स इधर से भी जीरो आगा और फ्लक्स इधर से भी जीरो आगा। क्यों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू दिस सर्कुलर सरफेस विल बी, क्या होगा, थीटा 90 डिग्री है तो फ्लक्स कितना आ गया, जीरो, इधर से भी जीरो इधर से भी जीरो, बचा क्या, कट सरफेस बचा। आपके पता लगाएंगे हम, फ्लक्स विल पास थ्रू दी ओनली कट सरफेस, कट सरफेस ही फ्लक्स पास करेगा, क्योंकि इधर से तो जीरो हो गया सर्कुलर सरफेस से। आप कैसे निकालेंगे हम, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। क्या होता, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही, ऐसे जा रही। अब मैंने क्या बताया, एरिया वेक्टर हमेशा कैसा होता, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही, सरफेस ऐसा है तो एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है एरिया वेक्टर ऐसा है, एक दूसरे को ऊपर आ गए, तो थीटा कितना हो गया, थीटा 0 थीटा जीरो। तो ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस जीरो, थीटा की वैल्यू जीरो रख दी। इंटीग्रेशन ऑफ, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी इंटीग्रेशन लगाओ ना, इंटीग्रेशन लगाओ और उसके अंदर कोई भी चीज़ हो, कुछ भी चीज़ है उसके अंदर, अगर जो कोई सी चीज़ कांस्टेंट आ गई ना, कांस्टेंट, तो उसे इंटीग्रेशन से बाहर कर दो। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया ई ए एस लिखा, ई कांस्टेंट है यहाँ से, तो ई बाहर आ गया और बाकी चीज़ इसके अंदर रहे। तो जब हमने ये हटा दिया, ये इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा लिख दिया, ठीक है, कॉस जीरो की वैल्यू 1, ई डी एस रहा अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर ई डी एस रहा। अब मेरे भाई इसके ऊपर वेक्टर का साइन तो हट गया ना, इसके ऊपर से वेक्टर का साइन तो हट गया, वेक्टर का साइन हटने का मतलब ये चीज़ कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाली चीज़ कहाँ से आ गई, इंटीग्रेशन से बाहर आ गई, कांस्टेंट इंटीग्रेशन बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहे, केवल डीएस बचा। डीएस का मतलब होता है, यह हमारा इंटीग्रेशन का मतलब छोटे से एरिया वेक्टर का, छोटे से एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है डीएस, छोटा सा एरिया वेक्टर। अब इसका इंटीग्रेशन का मतलब मैंने बताया था, किसी भी चीज़ का इंटीग्रेशन का मतलब छोटी छोटी चीज़ को जोड़ के बड़ी चीज़ बनाना। तो छोटे से एरिया वेक्टर को जोड़ के अगर जो बड़ी बड़ी चीज़ बनाएंगे हम, तो क्या बन जाएगा हमारा, वो पूरे इसका कट सरफेस एरिया पूरा बन जाएगा हमारा। ये छोटा सा एरिया वेक्टर है, इतने से पार्ट का एरिया वेक्टर, तो जब हम जोड़ते जोड़ते से बड़ा कर देंगे ना, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा इसका पूरा पूरा कट सरफेस आ जाएगा। तो हमें देखो फाई इजिकल टू है ई, तो सेम रहा, जब इसका इंटीग्रेशन करा गया डीएस का, तो पूरा कट सरफेस आ गया। तो कट सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर के कट सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। तो पहली इक्वेशन बन गई है, हमेशा बन गई। ध्यान रखना पहली इक्वेशन हम कैसे बनानी, पहले फॉर्मूले से, फाई इजिकल टू ई डी एस कॉस थीटा से पहली इक्वेशन बनानी। अब हमने गॉस थ्योरम पढ़ा था, बाई गॉस थ्योरम फाई इजिकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, अभी पीछे पढ़ा फाई इजिकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जब भी लीनियर चार्ज होता है ना, लीनियर चार्ज, लाइन चार्ज, हमारे 3 टाइप के चार्ज होते हैं। एक तो होता है हमारा लाइन चार्ज, ठीक है, लाइन चार्ज। एक होता है हमारा एरियल चार्ज, मतलब एरिया में जब हमारा चार्ज लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट है ना, उसे कहते हैं लाइन चार्ज, ठीक है। जब हमारे चार्ज कहाँ में डिस्ट्रीब्यूट हो, एरिया पे, किसी एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट है, ये पूरा एक सरफेस है जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसे कहते हैं एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब मान लो कोई सी चीज़ वॉल्यूम है ऐसा, ये हमारा एक वो है बॉल स्फीयर होता है ना हमारा, स्फीयर बॉल एक स्फीयर होती, तो मान लो उस पर उसके सरफेस पे पूरा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वहाँ कहते हैं हम चार्ज वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट है। अभी चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है हमारा लाइन पे। अब लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, जब चार्ज लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट हो ना, तो हम इस्तेमाल करते हैं लैम्डा का, कहेंगे इस्तेमाल करते हैं लैम्डा का। जब चार्ज एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो, किसका इस्तेमाल करते हैं, सिग्मा का। जब चार्ज वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हो, किसका इस्तेमाल करते हैं, रो का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट क्यू अपॉन लेल, चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू अपॉन एरिया है तो ए, लाइन है तो एल, एरिया है तो ए,
Q वॉल्यूम है तो V, ठीक है। तो अभी हमारा चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो हमारा हाँ लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो लैम्डा क्या आ जाएगा, Q/L आ जाएगा, क्योंकि हमारा लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट है। यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, L में इधर ले गया लैम्डा की तरफ, तो Q इजिकल टू है लैम्डा L, तो Q की वैल्यू कहाँ डाल दूंगा मैं, इसमें डाल दूंगा, तो फाई इजिकल टू है Q की वैल्यू को डाल दी मैंने, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरी इक्वेशन ये बन गई। पहली इक्वेशन में फाई किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। दूसरी इक्वेशन से फाई किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। फाई इसके भी इक्वल है, फाई इसके भी इक्वल है। इसका मतलब यो और यो क्या है, Equation एक दूसरे के first इक्वल and है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल हो गई। इधर भी एल है, इधर भी एल है, तो इस एल से ये एल कट जाएगा, इस एल से ये एल कट गया। हमें निकालनी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, ये चाहिए, और बाकी सारी चीज़ें कहाँ भेज दो, इधर भेज दो। तो ई 1 ये 2πr था, कहाँ पहुँच गया, नीचे पहुँच गया डिवाइड में। तो 1/2π एप्सिलॉन नॉट, ये रहा आई आर भी नीचे आता, आर भी नीचे आ गया, और ऊपर क्या था लैम्डा, इधर लैम्डा था ना, लैम्डा का लैम्डा रहा। अब हमें ये क्या है हमारा के, क्या होता है हमारा के कांस्टेंट होता है हमारा, किसकी वैल्यू क्या होती, 1/4π एप्सिलॉन नॉट होती, क्या होती 1/4π एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमारा आया क्या इधर 1/2π एप्सिलॉन नॉट आया। तो आप देखो हमें क्या बताना है, इसे के बनाना है, एक तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसे के बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके तो 4 बन जाएगा। अब जब हम नीचे 2 से मल्टीप्लाई करी तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। नीचे 2 से मल्टीप्लाई करी बन गया 4, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये चीज़ क्या बन गई, के बन गई 2k, ये पूरी चीज़ क्या बन गई के, 2k लैम्डा अपॉन आर। तो हमारा किसका डेरिवेशन हो गया, ये डेरिवेशन हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो भाई अब क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, क्या है ये हमारी प्लेन शीट है, इनफाइनाइट है, ये भी ऊपर तक ही अनलिमिटेड जा रही है, और ये भी क्या है नीचे तक अनलिमिटेड जा रही है। देखो कंसिडर एन इनफाइनाइट थिन प्लेट, ये एक प्लेट है इनफाइनाइट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैविंग अ यूनिफॉर्म स्क्वायर चार्ज डेंसिटी। पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड, इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है सिग्मा, क्या है इसकी डेंसिटी सिग्मा ऑन बोथ साइड्स। एक तरह की शीट है, ये शीट की 2 साइड होती है ना, तो दोनों साइड पे क्या है इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा। क्या पता लगाना हमें, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज एट पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर। तो ये पी पॉइंट है ना, यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जो कि कितने डिस्टेंस पे है, जो कि हमारी आर डिस्टेंस पे है। ड्रॉ अ सिलेंडर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए थ्रू द पॉइंट पी एज द क्लोजिंग सरफेस। मैंने बताया था अब ऐसा सरफेस बनाएंगे जो हमारे चार्ज को ढक सके। अब चार्ज को ढकने के लिए यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, सिलेंडर बनाना पड़ेगा। ये सिलेंडर बना दिया, इसके अंदर चार्ज आ गया, इसके अंदर सारा चार्ज ढका गया। अब देखो तो हमने क्या बना दिया, गॉसियन सरफेस एज अ सिलेंडर बना दिया, जिसके क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ये वाला एरिया क्या है इसका ए, ये वाला एरिया भी ए ही होगा क्योंकि ये भी सेम ही है, ये भी क्या होगा ए होगा। अब देखो इसकी कितनी सरफेस है हमें से निकालना पड़ेगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकालनी पड़ेगी और यहाँ से निकालनी पड़ेगी। अब ये देखो मैंने बताया था एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, ये आ गया एरिया वेक्टर इसके ds। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी जा रही ऐसे ऐसे ऐसे, तो कितना बीच का एंगल आ गया 90 cos 90 0, तो फाई कितना आ गया 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस की वजह से आएगा, एक तो इस सरफेस की वजह से आएगा, इस सरफेस की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर भी ऐसे ही होगा परपेंडिकुलर। तो इधर 0 हो गया cos 0 1, इधर भी cos 0 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया EDS cos 0 थीटा 0 cos 0 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या गई, वो फाई क्या गया, इलेक्ट्रिक प्लस क्या गया इंटीग्रेशन ऑफ EDS। तो फाई क्या आ गया, मैंने बताया था ई कांस्टेंट है, तो ई इंटीग्रेशन से बाहर इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब ds का मतलब है छोटे छोटे एरिया वेक्टर को जोड़ के टोटल एरिया वेक्टर कितना है, इतना एरिया वेक्टर इतना एरिया वेक्टर, टोटल एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो जब ds हटाएंगे टोटल एरिया वेक्टर आ जाएगा, टोटल एरिया वेक्टर कितना आ जाएगा, इसका एरिया a, इसका एरिया a इंटू a प्लस a 2a, तो e इंटू 2a फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, अब गॉस थ्योरम पाते हैं हमेशा, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने बताया था जब चार्ज प्लस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब शीट पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सिग्मा क्या होता है q बाई a, सिग्मा होता है q बाई a। ऐसा हमें क्यों निकालना, क्यों क्या हो जाएगा सिग्मा a, क्यों हो जाएगा सिग्मा a, क्योंकि जगह वैल्यू डाल दो सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 हो गई। ये फाई भी इसके इक्वल है, यहाँ से ये फाई भी इसके इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड दोनों इक्वेशन से हमारा ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल आ जाएगी, ये आ गई। यहाँ से हमारा क्या कट जाएगा, एरिया से ए कट जाएगा, ए से ए कट गया, तो ई क्या आ गया 2 को इधर ले जाओ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, पॉइंट पी एक डिस्टेंस आर पे क्या होती सिग्मा बाई एप्सिलॉन होती। और ये क्या है इसमें इस सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही हो। कहने का मतलब ये है कि हमने इस पॉइंट पे निकाला ना पी पॉइंट पे कितनी दूरी पर आर पे, तो इलेक्ट्रिक हमारा फ्लक्स कितना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई। अगर जो हम 1 किलोमीटर दूर भी जाकर हम वो निकालेंगे ना फ्लक्स, 1 किलोमीटर दूर भी जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। क्यों,
क्योंकि इसके फॉर्मूले में कहीं आर तो ही नहीं दिया, आर कितने ही हो यहाँ तो आर, जब फॉर्मूले में आर ही नहीं आ रही है तो हम आर से तो मतलब ही नहीं रहा, चाहे 1 किलोमीटर दूर जाके निकाल लो, 1 मीटर दूर जाके निकाल लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाली है, हमेशा सेम ही आने वाली है, जो कि क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखो डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होती है, हमेशा आगे होती है फ्रॉम द चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव। अगर जो चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव हो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना वो हमेशा अवे होती है, क्या होती है, हमेशा अवे होती है, हमेशा अवे। और जब हमारा क्या होता ना निगेटिव होती इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज डेंसिटी क्या होती, निगेटिव होती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, टुवर्ड्स होती, टुवर्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, दो इनफाइनाइट प्लेन शीट है, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कंसीडर टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज ए एंड बी, इनके ऊपर चार्ज क्या है, एक की चार्ज डेंसिटी है, क्या, एक की चार्ज डेंसिटी है सिग्मा ए, एक की चार्ज डेंसिटी है सिग्मा बी, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए सिग्मा बी रेस्पेक्टिवली। हमें क्या निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी फर्स्ट रीजन में, सेकंड रीजन में और थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। देखो मेरे भाई, इन फर्स्ट रीजन में क्या होता, हमें जब मैंने बताया था प्लस चीज़ की वजह से, प्लस चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अवे होती है, अवे होती बताया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली शीट की वजह से कहाँ होगी, अवे होगी, इस पॉइंट पे निकालना है पहले रीजन में हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, इस वाली शीट की वजह से अवे होगी, अवे इलेक्ट्रिक फील्ड बी की वजह से भी क्या होगी, क्योंकि ये भी प्लस का है, इसकी वजह से भी क्या होगी, अवे होगी। तो पहले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ए की वजह से भी इधर, ए की वजह बी की वजह से, तो टोटल कितनी आ जाएगी, इन फर्स्ट रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितनी आ जाएगी, ई ए प्लस ई बी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ऐड होगी। ई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था, इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। तो ए का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सिग्मा ए, क्योंकि हमने ए की बात कर रहे हैं, सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट का एलसीएम आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ऊपर सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। अब बात करेंगे हम सेकंड रीजन की, सेकंड रीजन में ए की वजह से क्या होगा, अवे, बताया था मैंने, अवे बी की वजह से अवे, तो क्या हो जाएगा, एक ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है। अब मान लो हमने क्या मान लिया कि सेकंड रीजन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ए की ज़्यादा है, ए की ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक चीज़ इधर को जा रही, एक चीज़ इधर को जा रही, तो नेट तो माइनस करके आ गई, नेट तो माइनस करके आ गई, जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, नेट तो माइनस करके आ गई, बोलो हाँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई, अब यहाँ पे ज़्यादा क्या था, कौन सा ज़्यादा था, ई ए ज़्यादा था या ई भी ज़्यादा था, ई ए ज़्यादा था, ई भी ज़्यादा था, ई ए ज़्यादा था, तो हमने ई ए में से ई बी को माइनस कर दिया, तो ई ए क्या था, सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, तो कौन सी रीजन की आ गई, सेकंड रीजन की। अब थर्ड